हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये सीटेट फरवरी 2026 के लिए एसएसटी से क्लास नंबर 3 रहने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली 2 क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए बी सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। और अगला है, यह मौसम मानसून के आगे आने तथा आगे बढ़ने का क्या है, मौसम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें शरद ऋतु के संबंध में, तो शरद ऋतु के संबंध में ये तीनों के तीनों जो कथन है ये गलत है। क्यों गलत है? ये तीनों के तीनों जो कथन दिए गए हैं ये किसके संबंध में सही है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या थे? सही थे। लेकिन हमें दे रखा है कि शरद ऋतु के संबंध में, और शरद ऋतु को ही क्या कहा जाता है? मानसून लौटने का मौसम। ठीक है, एक होता है मानसून आने का समय और एक होता है मानसून लौटने का समय। अगर आने का होता तो ये तीनों के तीनों कथन सही हो जाते। और हमें प्रश्न है शरद ऋतु या मानसून लौटने का मौसम। तो अगर हम बात करें कि शरद ऋतु या मानसून लौटने के समय में क्या होता है कि जो पवनें हैं वो स्थल से क्या होती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर बहती है। और इस समय भारत के मात्र 2 राज्यों में क्या होती है, वर्षा होती है। अगर हम बात करें कौन कौन से, तो तमिलनाडु और यहां पर कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इन 2 राज्यों में मानसून के लौटने के समय या शरद ऋतु के समय क्या होती है, बारिश होती है। अगर हम बात करें कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, पश्चिम मानसून में क्या होता है कि जो पवने हैं वो अरब सागर से, ये क्या हो जाएगा, अरब, ठीक है, ये अरब सागर हो जाएगा और ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। तो इस समय पवनें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है और अपने साथ नमी लाती है और इससे फिर क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, तो यहां हमें 2 अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में पूछा जा सकता है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून है तो उस समय पवनें क्या है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से कहां, स्थल की ओर बहती है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। और इसे क्या कहा जाता है, यह मानसून आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है अगर हमें दक्षिण पश्चिम मानसून पूछा जाता है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है प्रश्न में, शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु या मानसून लौटने का समय। तो इस समय क्या होता है, पवनें स्थल से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर बहती है और इस समय भारत में 2 राज्यों में क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, लेकिन इस बार अलग तरीके से पूछा गया था। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 जनवरी से पूछा गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 2, आइए समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, हमें ऑप्शन दिया गया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी, अगला है नर्मदा और ताप्ती नदी, और अगला है महानदी और गोदावरी नदी, और ऑप्शन नंबर 4 है कृष्णा और कावेरी। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये हमारी गंगा नदी हो जाएगी जो हमारे उत्तराखंड राज्य से निकलती है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें अगली कौन सी, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। और ये कहां से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से कैलाश श्रेणी के एक ग्लेशियर से निकलती है। और यही 2 नदियां क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें नर्मदा और ताप्ती, तो नर्मदा और ताप्ती, ये नर्मदा नदी हो जाएगी और ये कहां गिरती है, अरब सागर में, अरब सागर।
ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें ताप्ती, ठीक है, तो ये वाली ताप्ती हो जाएगी, ये भी इसी प्रकार से अरब सागर में गिरती है। और ये दक्षिण भारत की मात्र 2 नदियां हैं जो कहाँ हैं, जिनके मुहाने कहाँ हैं, अरब सागर की ओर है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें महानदी और गोदावरी, तो महानदी महानदी हो जाएगी ये महानदी हो जाएगी, और यहां से गोदावरी हो जाएगी, गोदावरी, ठीक है। और अगर हम बात करें अब कृष्णा और कावेरी, तो कृष्णा नदी ये वाली हो जाएगी, और इसी प्रकार से कावेरी नदी ये वाली हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि जो दक्षिण भारत की ये जो नदियां हैं, इन नदियों से किस किस प्रकार से आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिनका मुहाना बंगाल की खाड़ी की ओर ना होकर ये क्या हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की ओर ना होकर कहां है, अरब सागर की ओर है, तो नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। अगला प्रश्न फिर पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न जो ये महानदी है, महानदी एक महानदी है और एक माही नदी है। माही नदी अगर हम बात करें कहाँ है, तो वो गुजरात में है, और माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस प्रकार से एक बार ये और एक बार ये कौन सी नदी हो जाएगी, माही, ठीक है, माही नदी, ठीक है। और महानदी, महानदी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो साथियों यहां से अलग अलग तरीके से क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 3, आइए समझते हैं। और प्रश्न नंबर 3 भी क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत की क्या करनी है, हमने पहचान करनी है, ठीक है। पहला दे रखा है हमें कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं, ठीक है। और अगला है कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऐसी कौन सी परत है जिस पे आने पर उल्कापिंड आकर जलकर राख हो जाते हैं और साथ में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, ऐसी कौन सी परत है। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऐसी कौन सी परत है, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर मध्य मंडल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि जो हमें दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं यहां से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी हम जान लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल से आगे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ने पर ये पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीकी क्या है, वायुमंडल की परत है। जैसे कि हम इस चित्र में देख भी पा रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है, और पृथ्वी की सतह पर सबसे जो नजदीकी परत है वो कौन सी है, क्षोभ मंडल है। और आगे फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो वायुमंडल के कौन से परत पर होती है या कौन से मंडल में होती है, तो वो क्षोभ मंडल पर मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं, जैसे बारिश का होना, बादल का बनना, आंधी तूफान, ओलावृष्टि, ठीक है, तो इस प्रकार की सारी तमाम घटनाएं कहां होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अगला कौन सा है, समताप मंडल। समताप मंडल से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ओजोन परत है वो ओजोन परत वायुमंडल के कौन से मंडल में है, ठीक है। तो ओजोन परत किस मंडल में हो जाएगी, तो ओजोन समताप मंडल में हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन, यहां से बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के इन 5 परतों में से कौन से परत में है, तो समताप मंडल में है, ठीक है। और अगला प्रश्न फिर समताप मंडल से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो वायुयान है, वायुयान को उड़ने के लिए जो आदर्श स्थिति माना जाता है, या वायुमंडल की कौन सी परत ऐसी है जो वायुमंडल के उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है, तो समताप मंडल ही माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होते हैं, इसमें बादल नहीं होते हैं और ये एकदम क्या होता है, साफ होता है, तो इसलिए वायुयान इस मंडल पर ही उड़ते हैं, ठीक है। और अगला है, यहां पर अगला है, इन तीनों के बारे में हमने जान लिया, और अगला है ब्राह्मंडल। ब्राह्मंडल को अगला किस नाम से, आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें कि यहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यहां से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तापमान क्या होता है, तापमान,
मान। ठीक है, तापमान बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यहां तो क्या है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा था। कौन से मंडल में? मध्य मंडल में। लेकिन अगर हम बात करें ब्राह्मंडल या आयन मंडल, तो यहां पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और साथ में जो संचार के लिए ये क्या करता है, जो सैटेलाइट है यहां पर इस मंडल में क्या भेजे जाते हैं, जो कृत्रिम सैटेलाइट है वो भेजे जाते हैं और संचार के लिए ये क्या करते हैं, जो रेडियो तरंगे हैं उन्हें क्या करती है, परावर्तित करती है। ठीक है, और संचार के लिए ये मंडल क्या लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करें कि अगली वायुमंडल की परत कौन सी होती है, तो अगली वायुमंडल की परत कौन सी होती है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, ठीक है, ठीक है, अगली परत कौन सी हो जाएगी, बहिर्मंडल। और ये वायुमंडल की क्या है, अंतिम परत है। अगर हम बात करें कि इनका सही क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, ठीक है, और क्षोभ मंडल के बाद अगली फिर कौन सी होती है, समताप मंडल, ठीक है, और अगली फिर कौन सी, मध्य मंडल, और अगली फिर ब्राह्मंडल, या इसे ही किसके नाम से, आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट में कौन सी होती है, बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की क्या है, ये वायुमंडल की कितनी, 5 परतें हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है, या सबसे अंतिम परत कौन सी है, या सबसे पतली। ये सबसे पतली भी है। इनमें इस परत में जो वायुमंडल की जो हल्की गैसें हैं, जैसे नियोन, आर्गन, ठीक है, या हीलियम, तो वो इस मंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 3, आइए समझते हैं। और प्रश्न नंबर 3 क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 4। अब हम प्रश्न नंबर 4 को समझने वाले हैं। आइए समझते हैं, आपतन का संबंध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु दाब के साथ है, या मौसमी पवनों के साथ है, या सूर्य ऊर्जा के साथ है, या बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो आपतन है, आपतन का संबंध किससे है, सूर्य ऊर्जा के साथ है, कि जो सूर्य की ऊर्जा जो आने वाली है, या सूर्य की जो रोशनी है या ऊर्जा है वो पृथ्वी पर आती है, इससे आपतन का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का क्या करना है, हमें मिलान करना है। आइए समझते हैं। पहला दे रखा है शंकुधारी वन, ठीक है, शंकुधारी का सही मिलान क्या हो जाएगा, शंकुधारी का सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन। और अगला, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, जो शंकुधारी वन है, शंकुधारी वन को हम टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें, इसे ही हम पर्वतीय वन के नाम से भी जानते हैं, पर्वतीय वनों के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ये शंकुधारी वन या टैगा वन है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जो ये क्या है, ये ग्लोब है, और ग्लोब पर ये 50 डिग्री से और 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये कितने की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो इनके जो ऊंचाई है तो वो 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच की ऊंचाई में ये पाए जाते हैं। कौन से, शंकुधारी वन या टैगा वन या पर्वतीय वन। तो अगर हम बात करें कि इनमें कौन कौन से वन रहते हैं या कौन कौन से वृक्ष रहते हैं, तो जैसे चीड़ और देवदार। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला है कि भूमध्य सागरीय वन। अगर हम बात करें कि भूमध्य सागरीय वन, तो भूमध्य सागरीय वन का सही मिलान क्या हो जाएगा, वन महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिणी किनारा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जो सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये कैसे होते हैं, दृढ़
कास्ट वाले होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण सदाबहार वन का जो सही मिलान हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, शीतोष्ण सदाबहार वन का सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो ये हमें 4 ABCD जो हमें कथन दिए गए हैं या विकल्प दिए गए हैं, इनसे आगे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे भी हम समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। अगर हम बात करें शंकुधारी वन के बारे में, हमने समझ लिया कि इसे किस नाम से, टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है और पर्वतीय वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें भूमध्य सागरीय वन, तो जो भूमध्य सागर, भूमध्य जो ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के आसपास जो ये महाद्वीप होंगे या देश होंगे तो उनके ये कहाँ, पश्चिम और दक्षिण में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहाँ पाए जाएंगे, तो जो भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कैसे होते हैं, तो ये वृक्ष क्या होते हैं, बहुत घने होते हैं और ये पूरे वर्ष भर क्या है, हरे भरे रहते हैं, ठीक है। और यहीं से फिर एक होता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगर हम बात करें पर्णपाती वन कैसे होते हैं, तो वो वर्ष में किसी ऋतु के किसी विशेष ऋतु में क्या करते हैं, अपनी जो पत्तियां हैं वो वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उष्ण सदाबहारी वन, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये पूरे वर्ष क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे, तो वो यहाँ पाए जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 से 66.5 के बीच और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 से 66.5 के बीच ये शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें ये शंकुधारी वन, तो ये यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगर साथियों आप ये सब चीजें थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा नोट्स ले सकते हैं और वो नोट्स आपके सीटेट की तैयारी के लिए या सीटेट पास करने के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। और उस नोट्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कम समय में ही सीटेट को अच्छे नंबरों के साथ क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से क्या करते हो, सीटेट के लिए बुक लेते हो, ठीक है, एनसीईआरटी की क्या करते हैं, एनसीईआरटी की बुक लेते हैं तो उसके लिए आपको 9 बुक लेनी पड़ेगी, 9 किताबें लेनी पड़ेगी। 3 किताबें क्लास 6 की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इसी प्रकार से 3 किताबें आपको 7th की लेनी पड़ेगी, इसी प्रकार से 3 किताबें आपको क्लास 8th की लेनी पड़ेगी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, ये 3 किताबें आपको तीनों क्लास की लेनी पड़ेगी, ठीक है। और वो आपको क्या हो जाती है, महंगी पड़ जाती है या 9 किताबों को पढ़ने में हमें बोरियत आ सकती है। अगर उन सब चीज़ों को आप एक ही जगह पढ़ना चाहते हैं और वो भी उदाहरणों के माध्यम से हमने समझाया है, चित्रों के माध्यम से समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप वो नोट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस जो हमारे द्वारा बनाया गया नोट्स है उसका लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां पर जाकर वो नोट्स देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस नोट्स की फीस कितनी रहने वाली है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र आप क्या कर सकते हैं, 150 रुपये में आपको एसएसटी का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप एसएसटी के साथ क्या क्या लेना चाहते हैं, सीडीपी और हिंदी पेडालॉजी का भी आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो ये तीनों के तीनों जो नोट्स हैं ये आपको मात्र 200 में मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको 200 में मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसएसटी का नोट्स चाहते हैं तो एसएसटी का नोट्स आपको कितने में मिल जाएगा, मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। और इस नोट्स को पढ़कर आप क्या कर सकते हैं, कम समय में सीटेट को पास ही नहीं अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, आइए समझते हैं। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, पहला कथन दिया गया है कि सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था, और अगला कथन है बी है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर आदि, शेर, हाथी, शेर और पशुओं तथा बकरियों को क्या किया गया है, जो गुफाएं मिली है उनमें ये सारे चित्रों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है कि सहारा रेगिस्तान एक समय क्या था, पूर्णतः हरा भरा मैदान था, और वहां की जो गुफाएं हैं उनसे क्या मिले हैं, नदियों को दर्शाया गया है। जो उन गुफाओं में क्या मिले, चित्र मिले, नदियों को दर्शाया गया है, और मगरमच्छों को दर्शाया गया है, हाथियों को दर्शाया गया है, शेर को दर्शाया गया है, और पशुओं और बकरियों को उन गुफाओं में चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। तो अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या है, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि आगे आने वाली परीक्षाओं में यहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर हम बात करें सहारा रेगिस्तान, तो सहारा रेगिस्तान कहां है, जो अफ्रीका महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कहां है, ये सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। इसे हम पेन को बदल लेते हैं ताकि ये कौन सा हो जाएगा, ये सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि सहारा रेगिस्तान क्या है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो एशिया है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा, तो एशिया का कौन सा हो जाएगा, गोबी रेगिस्तान हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें और भारत का कौन सा हो जाएगा, तो भारत का थार रेगिस्तान क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो थार रेगिस्तान है ये भी गर्म है और सहारा रेगिस्तान भी गर्म है, लेकिन जो गोबी रेगिस्तान है ये कैसा रेगिस्तान है, तो ये ठंडा रेगिस्तान है। जिस प्रकार की हमारे लद्दाख का जो रेगिस्तान है वो भी कैसा, ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही उत्तर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 7, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है कि डॉल्फिन के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला दिया गया हमें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अलवण जल, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं इनमें जो जल है वो कैसा जल है, अलवण। अलवण का मतलब क्या है कि एकदम शुद्ध जल है। ठीक है, और डॉल्फिन पाई जाती है इन जल में, या गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल में कैसी, डॉल्फिन मछली पाई जाती है। ठीक है, और अगला है बी है कि डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। ठीक है, सी है कि डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का क्या चलता है, पता चलता है। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। कथन ABC सही है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा दिया गया है, ABC तीनों सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अलग अलग तरीके से आगे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं कि हम जल की शुद्धता का पता कैसे लगाते हैं, तो जहां पर डॉल्फिन पाई जाती है तो उससे भी हमें क्या है, जल की शुद्धता का पता लग जाता है। ठीक है, और अगला पूछा जा सकता है कि जो डॉल्फिन अभयारण्य है वो भारत के किस राज्य में है, तो बिहार में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 8, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। ठीक है, हमें ऑप्शन दिया गया है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और अगला है कि मीथेन और नाइट्रोजन, अगला है कि मीथेन और हाइड्रोजन, और चौथा है कि मीथेन और हीलियम। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जो बायोगैस है वो किन गैसों का मिश्रण है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर,
और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 9, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 और इसके बाद जो आने वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर सीटेट एग्जाम में यहां से अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं। तो संसाधनों के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही का क्या करना है, हमने सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है, और बी है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कथन वी, तो कथन वी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम बात करें कथन ए, क्या है, कथन ए सही नहीं है कि सभी जो संसाधन हैं उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा कि ए गलत और बी सही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करनी है कि हमें क्या करना है। जो ऊर्जा के परंपरागत, एक होता है परंपरागत, अगला होता है गैर परंपरागत। और परंपरागत और गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उन्हें हमने यहाँ पर क्या समझाया है, डिटेल से समझाया है कि कौन कौन से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं और कौन कौन से गैर परंपरागत होते हैं। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जो ईंधन है ये क्या होते हैं, परंपरागत स्रोत होते हैं। ठीक है, और अगला है कि कोयला ईंधन बायोगैस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि बायोगैस क्या है, गैर परंपरागत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला है ऊर्जा जल और भूतापीय, ये भी क्या है, गैर परंपरागत में है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। और अगला है कि परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत, तो ये भी कैसे हैं, ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, आइए समझते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ क्या करना है, मिलान करना है। तो हमें क्या करना है कि ए का हमें क्या करना है, बी से सही मिलान करना है। पहला दिया गया है कि विकास व प्रयोग का स्तर, कि जो संसाधन है संसाधनों का सही मिलान क्या हो जाएगा कि विकास और प्रयोग के आधार पर इसका सही मिलान हो जाएगा कि जो विकास और प्रयोग के आधार पर जो संसाधन होते हैं या तो वो वास्तविक होते हैं कि जिन संसाधनों का हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं, या संभाव्य संसाधन कि जो संसाधन अभी तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन भविष्य में ये संभावना की जाती है कि ये संसाधन हमें भविष्य में क्या हो सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या होते हैं, जैव और अजैव होते हैं। अगर हम बात करें कि जैव संसाधन कौन से होते हैं, तो मनुष्य सहित जितने भी जीव क्या है, जिनमें प्राण होता है या जो सजीव होते हैं उनमें उन्हें हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। और जिनमें जीवन नहीं है उन्हें हम अजैव संसाधन कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि वितरण के आधार पर जो संसाधन है वो या तो सर्वव्यापी होते हैं कि ऐसे संसाधन जो सभी जगह क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, और या संसाधन कैसे होते हैं, स्थानिक, जो किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो भंडार है, भंडार के आधार पर जो संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं, या तो नवीकरणीय होते हैं या अनवीकरणीय होते हैं। तो जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग यहां से हर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं और अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं। तो इन्हें हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेंगे। अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर, तो ये सारे के सारे जो कथन हैं ये सारे के सारे क्या है, सुमेलित है। और जब सुमेलित है ऐसा ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेंगे। आइए समझते हैं। इसे थोड़ा सा क्या कर लेंगे और जूम कर लेंगे ताकि आप इन्हें क्या कर पाओ, अच्छे से देख पाओ। जो संसाधन है या तो नवीकरणीय है
और या अनवीकरणीय, या परंपरागत या गैर परंपरागत। तो पहले हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझेंगे। अगर हम बात करें नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं या नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो नवीकरणीय संसाधनों में वो संसाधन आते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग या उपयोग कर लेते हैं और उपयोग या प्रयोग करने के बाद पुनः क्या है जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय या नवीनीकृत संसाधन कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनवीकरणीय संसाधन, तो जिन संसाधनों का हम एक बार प्रयोग या उपयोग में लाते हैं और उन्हें दोबारा से उपयोग या प्रयोग में लाने के लिए हजारों या लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब आइए समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं और अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें नवीकरणीय के, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और बायोमास या जल विद्युत। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, तो ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे कि अगर हम इनका प्रयोग या उपयोग एक बार करते हैं तो पुनः जल्दी से हम इन्हें उपयोग या प्रयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनवीकरणीय, तो कोयला, कोयले का प्रयोग अगर हम एक बार कर लेते हैं तो कोयला बनने में फिर क्या लग जाती है, हजारों साल लग जाती है। इसी प्रकार से पेट्रोल या प्राकृतिक गैस या यूरेनियम या थ्यूरियम, ठीक है, ये क्या करते हैं, परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, तो जो जल विद्युत है, कोयला है और पेट्रोल है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है, ये कैसे हो जाएगा, तो ये परंपरागत में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और बायोमास और परमाणु ऊर्जा, ये किस में आ जाएंगे, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में आ जाएंगे या संसाधन में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इसे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से प्रश्न क्या है, पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और जो हमारा नोट्स है उनमें ये सब चीज़ें क्या है, बहुत डिटेल से समझाई गई है। और अगर आप उसके लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने एक अलग से नोट्स के लिए वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो भी आप क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगा। और या ये भी वीडियो या जो हमारे द्वारा नई वीडियो बनाई जाती है या नई क्लास ली जाती है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले टेलीग्राम के माध्यम से ही पहुंचता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, और टेलीग्राम का भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 12, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि कथन ए लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कि 12,000 साल पहले क्या है, मौसम परिवर्तन के कारण क्या है, भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने लगी, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ क्या है, अधिक बारिश होने लगी, और अधिक बारिश होने के कारण क्या है, घास के मैदान बनने लगे। और अगला है कि हिरण और बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जो जानवर है उनकी संख्या बढ़ने लगी। जब उनके लिए खाने के लिए उचित मात्रा में चारा मिल जाएगा तो उनकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो पहला दिया गया है कि ए सही किंतु बी गलत है, और ए गलत किंतु बी सही है। और अगला है कि ए बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। ठीक है, और अगला है कि ए और बी दोनों सही किंतु ए बी का कारण नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कि ये ए और बी जो कथन है ये दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है, लेकिन ए बी की सही व्याख्या नहीं करता है, या इनके बीच क्योंकि या इसलिए का संबंध नहीं बन रहा है। तो कथन तो दोनों क्या है, सही है, लेकिन ए बी का कारण नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 13, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि पुरास्थलों
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है। ठीक है, पहला दिया गया है कि वह स्थान जहां वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं या वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पुरा स्थल किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं। अगर हम बात करें कि पुरा स्थल किसे कहते हैं, तो जहां पर हमें प्राचीन समय के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। जहां पर हमें खुदाई में क्या मिलते हैं, प्राचीन समय के अवशेष मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुरा स्थल कहते हैं। ठीक है, और जो इनका अध्ययन करते हैं, जो प्राचीन अवशेष है, इनका अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो पहला है कि वो स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अगला है कि ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। अगला है कि यह केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। और अगला है कि यह समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो कथन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और जब ए सही है बाकी गलत है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न है ये हड़प्पा के संदर्भ में है या हड़प्पा सभ्यता से है। प्रश्न नंबर 14 आइए समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है कि पत्थर की मोहरें बनाते थे। तो बिल्कुल सही है कि हड़प्पा के लोग क्या बनाते थे, पत्थरों की मोहरें बनाते थे। ठीक है, अगला है कि पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र। तो पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र नहीं बनाते थे, वो क्या बनाते थे कि लाल मिट्टी से पात्र बनाते थे। वो क्या करते थे, लाल मिट्टी से पात्र बनाते थे और उनमें क्या करते थे, काले रंग से क्या करते थे, उनकी सजावट या डिजाइन किया करते थे। ठीक है, और अगला है कि लोहे से बनी तकलियां। तो लोहे से बनी तकलियां भी वो नहीं बनाते थे, सोने से बने बर्तन। तो बिल्कुल सही है कि सोने और जो चांदी है उससे बने ये क्या करते थे, बर्तन बनाते थे। तो ए और जो डी है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ए और डी, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और जो साथियों हमारा नोट्स है उनमें ये जो चीजें हैं वो बहुत डिटेल से समझाई गई है। और अगर आप वो नोट्स लेते हैं तो आपको फायदा ये होगा कि सारी की सारी चीजें आपको एक ही जगह पढ़ने के लिए मिल जाएगी और कम समय में आप सीटेट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। ठीक है, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु क्या करना है, हमें क्या करना है कि इनमें से कि महिलाओं के कंकाल कौन से हैं। हमें एक कब्र से क्या मिले हैं, 2 कंकाल मिले हैं। अब हमें उनका पता लगाना है कि इनमें ये पुरुष के कौन से हैं और महिला के कौन से हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, हम हड्डियों की संरचना द्वारा पता करेंगे या हम आभूषणों जो उनमें आभूषण मिलेंगे उनके द्वारा, कंकालों के साथ जो आभूषण है उनसे पता करेंगे, या कंकालों का आकार से पता करेंगे, या कंकालों के साथ मिले खाने पीने के जो बर्तन हैं उनसे हम पता करेंगे। तो साथियों बर्तन तो क्या है, जिस बर्तन में स्त्री खाना खाएगी उसी में पुरुष भी खाएगा, तो इससे तो हम पता नहीं लगा सकते हैं। और कंकालों का आकार से हम क्या नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते हैं। और कंकालों के साथ जो मिले आभूषण है, आभूषणों से भी हम पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आज से कई साल पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी क्या करते थे, आभूषण पहना करते थे या आभूषणों से लदे होते थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हड्डियों की संरचना, की जो हड्डियों की संरचना है या हड्डियों की जो बनावट है वो स्त्री पुरुष की क्या होती है, कुछ स्थानों की क्या होती है, कुछ जगह से क्या होती है, अलग होती है। तो हम हड्डियों की संरचना से क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न के। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, आइए समझते हैं। प्रश्न है कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाइए। हमें क्या करना है, आरोही क्रम में। पहला दिया गया है कि वेदों की संरचना,
की शुरुआत, और अगला है कि महापाषाणों का निर्माण की शुरुआत, और अगला है कि इनाम गांव में कृषकों का निवास, और अगला है चरक। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि ए बी सी ये चारों के चारों क्या है, ये सही क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, आइए समझते हैं कि हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में उल्टे में निम्नलिखित को सजाइए। पहला दिया गया हमें लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी और नगरों का विकास होने लगा या आहत सिक्के बनने लगे, और अगला है कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत होने लगी। अगला है कि हरिकामेडु पतन में बसना, और अगला है कि संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहले क्या है कि जो हरिकामेडु है इस पतन में लोग बसने लगे, और अगला है फिर डी, अगला कौन सा हो जाएगा, डी की संगम साहित्य की रचना की शुरुआत हो गई, और अगला हो जाएगा फिर ए कि लोहे का प्रयोग में बढ़ोतरी होने लगी, नगरों का विकास होने लगा और आहत सिक्के बनाए जाने लगे, और चौथा हो जाएगा कौन सा, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत। तो ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 18, आइए समझते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि कथन ए चौल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, अगला है कि कथन बी है कि चौल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो दोनों के दोनों कथन ये क्या है, सही है, और दोनों के दोनों कथन सही है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, मतलब ए बी की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन कथन क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सही। ए सही किंतु बी गलत, ये गलत हो जाएगा। ए गलत तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही, और ए बी का सही स्पष्टीकरण कर रहा है तो सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि ए और बी दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनाई जाने लगी, चौल काल में मूर्तियां बनाई जाने लगी और ये मंदिर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है कि कथन ए दिल्ली के सुल्तानों के समय त्वारीख के लेखकों ने जन्म सिद्धि अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। ठीक है, और अगला है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। तो सारे लोग तो क्या नहीं हो सकते, किसी के विचार से सहमत नहीं हो सकते, तो कथन ए सही हो जाएगा, बी गलत। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ए सही बी गलत, ऑप्शन पहला ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आइए समझते हैं। कथन ए रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रजिया ने नहीं, रुद्रमा देवी ने क्या है, अपने आप को पुरुषों जैसे दर्शाया कि अपने आप को पुरुषों जैसे दर्शाया ताकि लोगों को क्या भ्रम हो कि ये जो राजा है ये क्या है, वो स्त्री ना होकर क्या है, पुरुष है। ठीक है, और रुद्रमा देवी ने अपने आप को, रुद्रमा देवी, रुद्रदेव महाराज, अपने आप को क्या दर्शाया, रुद्रदेव महाराज, ताकि लोगों को भ्रम हो कि यहां का राजा क्या स्त्री ना होकर पुरुष है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और रजिया सुल्तान क्या थी, दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी। ठीक है, और अगला है त्वारीख, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है कि पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 21, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि कथन ए अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल की नीति या सर्वत्र
शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, बिल्कुल सही है। और अगला है कथन बी है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतादंता पर बल देते हैं वे अक्सर क्या होते हैं, कट्टर होते हैं। तो बिल्कुल दोनों के दोनों जो कथन है ये क्या है, सही है, और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऐसा कथन हमारे पास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ए और बी दोनों सही, और ए क्या है, बी का कारण है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, आइए समझते हैं। कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों का काल में श्रेणी समाज ज्यादा क्या था, सरल था। ठीक है, या श्रेणीबद्ध समाज क्या था, ज्यादा सरल था। अगला है कथन बी है कि जनजातीय समाज कहीं असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत है, दूसरा सही है। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही उत्तर हो जाएगा कि पहला गलत और बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि कथन ए, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। और कथन बी है कि बहादुर शाह जफर ने के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए और बी दोनों के दोनों क्या है, सही है, और ए बी की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, आइए समझते हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, गलत है। तो पहला दिया गया है कि पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। तो बिल्कुल सही बात है। और यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पूना में विधवा स्त्रियों के लिए क्या है, विधवा गृह की स्थापना किसने करी, तो पंडिता रमाबाई ने करी। ठीक है, और ये पंडिता रमाबाई क्या करती है, विधवा स्त्रियों के लिए शिक्षा भी दिलाती है। ठीक है, अगला है कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने के में क्या मिलती है, मदद मिलती है, ये भी सही है। अगला है कि विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। तो ये भी सही है। और अगला है कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमें क्या करना था, गलत कथन की ही पहचान करनी थी या गलत विकल्प की ही पहचान करनी थी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 25, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो हमें बताना है कि जो तेलंगाना राज्य है, और ये जब राज्य नहीं था तो उस समय किस राज्य का हिस्सा था। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ये वाला राज्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और ये यहाँ पर क्या है, तेलंगाना। तो तेलंगाना अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ, 2 जून 2014 में ये क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, तो तेलंगाना भारत का कौन से नंबर का राज्य बनता है, तेलंगाना भारत के कौन से नंबर का राज्य बनता है, 29वें नंबर का राज्य बनता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में 28 राज्य है।
इससे पहले जम्मू और कश्मीर भी क्या था, एक राज्य था। अब इन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बना लिए गए। तो अब ये कौन से नंबर का राज्य हो जाएगा, 28वें नंबर का। और जब बना था तो उस समय कौन से नंबर का था, 29वें नंबर का राज्य था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 26, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र में संचार माध्यम सही भूमिका का चयन कीजिए। कि जो लोकतंत्र में संचार माध्यम है, संचार माध्यम की लोकतंत्र में सही भूमिका का चयन करना है। और संचार माध्यम को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है, चौथा स्तंभ भी कहा जाता है लोकतंत्र का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो पहला कथन दिया गया है कि इसे संचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। और अगला है कि इसे विज्ञापक का मतलब क्या हो जाएगा, कि जो विज्ञापन देने वाला है। ठीक है, कि इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण के समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगला है कि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ए और सी क्या है, सही है। ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण, जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइप का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है, यानी रूढ़िवादी चित्रण का क्या नहीं है, उदाहरण है। अगर हम बात करें रूढ़िवादी चित्रण, तो आज से कई साल पहले इस प्रकार की परंपराएं हुआ करती थी हमारे समाज में, कि कुछ काम सिर्फ महिलाएं किया करती थी, जैसे घर के काम या खाने बनाने का काम सिर्फ महिलाएं किया करती थी, और बाहर के जो काम है वो पुरुष किया करते थे। अगर हम आज भी इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं या सोच रखते हैं, तो वो कैसी सोच हो जाएगी, रूढ़िवादी धारणा वाली सोच हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना कि कौन सा इनमें से रूढ़िवादी धारणा का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है, या कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइप का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है। तो पहला है कि स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल दिखाती हुई खेलती हुई, तो ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कि ये काम, खेलने कूदने के काम पहले कौन किया करता था, लड़की किया करती थी। लेकिन आज जो हमारे देश की लड़कियां हैं वो भी लड़कों से कम नहीं है, तो ये रूढ़िवादी धारणाओं को क्या कर रहा है, खत्म करने का काम कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि चाय के विज्ञापन में माँ का सुबह चाय बनाना, तो ये क्या हो जाएगा कि भाई घर में जो चाय है, चाय बनाने का जो काम है वो घर में मम्मी का ही है। ठीक है, या पुरुष ये काम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर पुरुष को भी दिखाया जा सकता था, तब ये क्या नहीं होता, रूढ़िवादी धारणा का उदाहरण नहीं होता। लेकिन ये तो रूढ़िवादी धारणाओं को दिखा रहा है कि महिलाएं क्या कर रही है, चाय बना रही है। अगला है कि लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला को मेकअप करना, तो ये भी क्या है, रूढ़िवादी धारणाओं का एक उदाहरण है। अगला है कि गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ना, कि भाई एक महिला क्या है, अपने आप से वो ऑफिस नहीं जा सकती है, दफ्तर नहीं जा सकती है, उसे दफ्तर छोड़ने के लिए उसका पति जा रहा है या उसका भाई जा रहा है, तो ये भी किसको दर्शाने का काम कर रहा है, तो रूढ़िवादी चित्रण को दर्शाने का काम कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, और बाकी तीनों ये क्या है, रूढ़िवादी धारणाओं के उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, आइए समझते हैं कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। हमें क्या करनी है कि ए और बी के आधार पर हमें महाद्वीप की पहचान करनी है। पहला दिया गया है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या हो जाएगा, कि ये ग्लोब है, और ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से नीचे वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी है। और अगला है कि इससे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है।
तो साथियों पूरे संसार में कितने 7 महाद्वीप है। संसार में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अगर आपको चित्र में दिख रहा होगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है और ये क्या है? सबसे छोटा भी है और पूरी तरीके से कहाँ है? ये दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो अगर हम बात करें कि अगले प्रश्न यहां से किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। और एशिया महाद्वीप के बाद दूसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद तीसरे नंबर का कौन सा? उत्तर अमेरिका। चौथे नंबर का दक्षिण अमेरिका। और पांचवें नंबर का अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिका है। और छठे नंबर का यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा? यूरोप। ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये यूरोप हो जाएगा। ये यूरोप महाद्वीप छठे नंबर का हो जाएगा। और सातवें नंबर का कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है। और अगर हम बात करें कि महाद्वीपों से अगले प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो अगले प्रश्न भी पूछे जाते हैं यहां से। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो ये स्थल क्या करता है? संकरा स्थल एक दूसरे को मिलाने का काम करता है। इस स्थल संधि को क्या कहते हैं? इस स्थल संधि। ये कैसी है? स्थल संधि है कि जहां स्थल से स्थल मिल रहे हैं वो भी संकरे भाग से। तो इसे क्या है? इसे किस नाम से जानते हैं? पनामा। पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत बार सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि पनामा स्थल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच है? तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। और अगला प्रश्न फिर इस प्रकार से भी बहुत बहुत बार पूछा गया है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जिससे कर्क रेखा भी गुजर रही है और भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी, तो अफ्रीका महाद्वीप है। बाकी ऐसा कोई सा भी महाद्वीप नहीं है जिनसे ये तीनों के तीनों रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, एशिया से कौन सी नहीं गुजरती है? मकर नहीं गुजरती है, बाकी तो 2 गुजरती है। ठीक है, अगला फिर प्रश्न। और अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि यूरोप और एशिया महाद्वीप को कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 29, आइए समझते हैं। और ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। 29वां जो प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। तो साथियों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को या इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका भी इस बार सीटेट का पेपर हो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लासें कैसी लगती है। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप सीटेट का नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9808936634 को नोट करेंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करेंगे, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो इसके संबंध में इन चारों में से कौन सा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमें सही कथन की पहचान करनी है या चयन करना है। तो पहला है कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की जो अवधि है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। परिक्रमण का मतलब क्या है कि जो सूर्य, ये क्या है साथियों? ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो इस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं? चक्कर लगाते हैं। तो जैसे जैसे हम सूर्य से दूरी की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे इनको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में भी क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। तो यही कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले भी देख लेते हैं। अगला है कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती है। अवधि कैसे घटेगी? जो ये सबसे नजदीक है तो इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगेगा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो सबसे दूर है वरुण, तो वरुण बहुत दूर है तो इसको बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में भी क्या है? बहुत समय लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार से साथियों अगला देखते हैं। अगला है, तीसरा है कि ग्रहों का आकार क्रमशः घटता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रहों का जो आकार है क्रमशः घटता है, कि क्रम से घटता है, कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सूर्य के जो सबसे नजदीक का ग्रह है ये कौन सा है? बुध है। तो ये सबसे छोटा भी है और
जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो इसके बाद कौन सा शुक्र, शुक्र ऐसा नहीं है कि भाई शुक्र की, तो इसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद ये जो मंगल है इसका आकार पृथ्वी से भी छोटा है और शुक्र से भी, तो क्रम से घट भी नहीं रहे हैं और क्रम से बढ़ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न फिर यहाँ से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ये सब चीजें भी हमें क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर का शनि, और शनि के बाद तीसरे नंबर का अरुण कह सकते हैं या यूरेनस कह सकते हैं, और चौथे नंबर का नेपच्यून। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कौन सा है, नेपच्यून है। और पांचवा नंबर हमारे पृथ्वी का आता है आकार की दृष्टि से, और छठा नंबर किसका आता है, शुक्र का आता है, और सातवां नंबर मंगल का आता है, और आठवां नंबर बुध का आता है। ये क्या है, घटते आकार के रूप में है कि सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, पृथ्वी, और उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। ठीक है, और इसी प्रकार से अगले प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, अगले प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम बताना है। तो जैसे ये सूर्य है और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तो बुध। ठीक है, और बुध के बाद अगला कौन सा हो जाएगा, शुक्र, और शुक्र के बाद अगला कौन सा हो जाएगा, हमारी पृथ्वी हो जाएगी, और पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक है, और मंगल के बाद अगला कौन सा है, बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में क्या हो जाएंगे, ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो कथन है वो है कि सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ, जो सूर्य के नजदीक के ग्रह है ये गैस और तरल पदार्थ के हैं। नहीं, ये गैस और तरल पदार्थ के ना होकर ये किससे मिलकर बने हैं, तो ये चट्टानों से मिलकर बने हैं। ठीक है, बाकी जो ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में चार ग्रह है ये गैसों से मिलकर बने हैं। ठीक है, जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये गैसों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और आगे हैं बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों। तो ये उल्टा हो गया, जो दूर के हैं वो गैसीय है और जो नजदीक के हैं वो चट्टानों के हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और पहला कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आइए समझते हैं अंतिम प्रश्न साथियों की। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती, अगर पृथ्वी क्या है, अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती, तो साथियों अगर पृथ्वी नहीं झुकी होती तो किस प्रकार से होती। पहले एक चित्र बना लेते हैं कि अगर पृथ्वी नहीं झुकी होती तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और ये भूमध्य रेखा, और ये कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, तो इस प्रकार से होती। और पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है, या अपने कक्षीय तल पर भी झुकी हुई है, तो किस प्रकार से है। तो जैसे मान लो कि मैं अभी सीधा हूं तो किसी भी तरफ को मेरा आपको झुकाव नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं आगे की ओर या पीछे की ओर या इधर बगल में झुक जाता हूं तो इसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है झुकी हुई है, कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से, और ये जो झुका हुआ है 23.5 का है, तो जो उत्तरी ध्रुव यहां होना था वो यहां ना होकर ये यहां हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो उत्तरी ध्रुव ये वाला हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव ये वाला हो जाएगा। जब उत्तरी ध्रुव ये है, दक्षिणी ध्रुव ये है, तो भूमध्य रेखा इस प्रकार से होगी, ये कर्क रेखा होगी और ये मकर रेखा होगी। ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया है प्रश्न में कि अगर नहीं झुकी होती तो क्या होता। अगर नहीं झुकी होती है तो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिलती, तो प्रदीप्ति वृत्त। अब साथियों हमें प्रदीप्ति वृत्त को भी पहले समझना है कि ये प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। अगर हम बात करें प्रदीप्ति वृत्त, तो जो पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और ये सूर्य, मान लो अभी ये सूर्य है, और सूर्य से जो ये पृथ्वी की किरणें कहाँ पड़ रही है, पृथ्वी पर पड़ रही है, और पृथ्वी पर जो दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त है कि इससे आगे क्या है, दिन होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही है, और पीछे क्या होगी, रात, क्योंकि जैसे मान लो कि आप मुझे जितना आगे देख पा रहे हो यहाँ पर दिन, और पीछे वाला हिस्सा जो आप नहीं देख पा रहे हैं, क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो
पृथ्वी का भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वहां पर रात होती है, और दिन और रात को विभाजित करने वाला जो वृत्त है ये क्या कहलाता है? प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। तो इसी प्रकार से ये देशांतर रेखाएं होती है। तो बताया जा रहा है कि अगर झुकी नहीं होती तो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं क्या है? एक दूसरे पर मिलती। तो बिल्कुल सही बात है। अगला है कि दूसरे ये यहां से क्या हो जाएगा? ये गलत है, यहां से शुरू है दूसरा कि प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे पर मिलती। आगे होना था कि एक दूसरे पर मिलती। ये यहाँ का क्या होना था? ये पीछे होना था कि एक दूसरे पर मिलती। तो जो अक्षांशीय रेखाएं तो वो तो एक दूसरे से नहीं मिल सकती थी, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। तो बिल्कुल मौसम में फिर क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। जहां पर गर्मी वहां पर गर्मी ही रहती, और जहां पर सर्दी वहां पर सर्दी ही रहती, और फिर दिन और रात की भी जो अवधि है वो एक समान रहती। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तो पृथ्वी पर जो मौसम है मौसम परिवर्तन नहीं होता, और दिन और रात की जो अवधि है ये भी परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, तो ये सही है, पहला भी सही है और ये भी सही है। अगला है कि किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसम परिवर्तन होता। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? एक तो ए सही है, अगला सी सही है। ए और सी, ए और सी, पहला ही जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिनका भी इस बार सीटेट का पेपर हो। और अगर आपको नोट्स लेना हो तो नोट्स लेने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जरूर नोट करें, और वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9808936634 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा। आप कम समय में क्या कर सकते हैं? सीटेट को अच्छे नंबरों के साथ इस नोट्स को पढ़कर तैयार कर सकते हैं, या अच्छे नंबर से क्या कर सकते हैं? सीटेट को पास कर सकते हैं। तो साथियों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।